हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अब तक आपने मेरी कहानी रात की दुल्हन का एपिसोड 80 तक सुना। अब मैं उसके आगे सुनाने जा रहा हूँ। विवान ने जैसे ही समीक्षा की बात सुनी, उसकी आंखें छोटी हो गई। उसने कहा, तुम यहाँ रुकना चाहती हो? समीक्षा ने उसके हाथ को मजबूती से पकड़ा और बोली, हाँ, मुझे भूख लगी, चलो कुछ खाते हैं। मैं ठीक हूँ। उन्होंने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है और वो तो ये भी कह रहे थे कि विवान जरूर मुझे लेने आएगा। उन्हें आपके ऊपर पूरा विश्वास था, इसलिए गुस्सा मत करो। ये देखकर कि विवान अपनी जगह से हिल नहीं रहा है और वो वहां नहीं रुकना चाहती, समीक्षा एकदम से उसके करीब गई, उसके गाल पर एक किस कर दिया और बोली, प्लीज चलो ना, मुझे भूख लगी है। उसने अपने पेट पर हाथ रख दिया। विवान ने उसके पेट को देखकर उसे याद आया कि वो प्रेग्नेंट है और इस हालत में उसका ख्याल रखना जरूरी है। उसने भी उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया और धीरे से बोला, ठीक है। वो अपना गुस्सा भूल गया जो उसे उस वक्त आया था जब समीक्षा ने आदर्श की साइड ली थी। वो पहले ही डाइनिंग टेबल पर थे। आर्यन के साथ वो चारों वहीं पर थे। आर्यन ने जब समीक्षा को आते हुए देखा तो खुश हो गया। उसने कहा, दीदी यहाँ आ जाए। आर्यन के पास की जगह खाली थी। विवान और समीक्षा वहां पर जाकर बैठ गए। आदर्श ने दोनों को देखा, उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, मैंने सुना था शादी के बाद पति अपनी पत्नी का गुलाम बन जाता है, लेकिन ऐसा पहली बार देख रहा हूं। सभी धीरे से हंसने लगे, लेकिन विवान के चेहरे पर अलग ही एक्सप्रेशन थे, जबकि समीक्षा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। वहीं उनके बीच के तनाव को कम करने के लिए बातचीत को आगे बढ़ाते हुए रुद्र ने आदर्श से पूछा, तुम एकदम से इंडिया वापस आ गए, आखिर हुआ क्या? सब कुछ ठीक तो है ना? आदर्श की मुट्ठी कस गई। उसने कहा, कुछ भी ठीक नहीं है। हाँ, और मैं तुम में से किसी को भी इस बारे में नहीं बता सकता। जब सही वक्त आएगा, मैं खुद बता दूंगा। ठीक है, रुद्र ने कहा। खाने के दौरान सभी बातचीत कर रहे थे। उसी समय उनके सामने नॉन वेजिटेरियन डिश भी रखी गई। समीक्षा ने पहले उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब पूरी प्लेट उसके सामने रख दी गई, तो उसकी नजर पड़ी और उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उसे उल्टी करने का मन होने लगा क्योंकि वो वेजिटेरियन थी और उसने आज तक कुछ भी नॉनवेज नहीं खाया था। आदर्श ने एकदम से पूछा, क्या हुआ, भाभी? वहीं विवान ने भी उसकी तरफ ध्यान दिया और देखा कि समीक्षा ने अपने मुंह पर हाथ रखा हुआ है। विवान एकदम से बोला, क्या हुआ तुम्हें? समीक्षा एकदम से वहां से उठ गई। वो वॉशरूम के पास गई और वहां जाकर उल्टी कर दी। समीक्षा ने उल्टी करने के बाद अपना मुंह साफ किया और विवान की तरफ देखा। वो बोली, मैं वेजिटेरियन हूँ। विवान ने उसका कंधा पकड़ा और उसे दिलासा दिया, ठीक है, समझ गया। चलो यहाँ से चलते हैं। समीक्षा भी वहां से जाना चाहती थी क्योंकि वो दोबारा से मन खराब नहीं करना चाहती थी। जब वो वहां से जाने लगे तब उन्होंने पीछे आदर्श को खड़े हुए देखा। उसने उन दोनों की बातें सुन ली थी। समीक्षा के चेहरे को देखते हुए उसने कहा, भाभी, आप वेजिटेरियन हैं, मुझे नहीं पता था। अगर मुझे पहले पता होता, तो मैं जरूर आपके लिए वेजिटेरियन खाना बनवाता, लेकिन हमारे पास अभी भी काफी वेज ऑप्शन है। विवान ने समीक्षा के कंधे पर बाजू रख दी और आदर्श की बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। और समीक्षा को वहां से लेकर चला गया। समीक्षा ने इस बार भी कुछ नहीं कहा, बस आदर्श की तरफ देखकर हल्की सी मुस्कुरा दी और फिर विवान के साथ वहां से चली गई। वहीं जब समीक्षा और विवान वापस विला पहुंचे तो विवान सीधे उसे डाइनिंग टेबल पर लेकर गया। वहां पर बहुत सारी डिशेज बनाई हुई थी, जो खासतौर पर उसके लिए थी। समीक्षा ने उसकी तरफ देखा और उसे महसूस हुआ कि विवान ने सच में ये सब उसके लिए ये सब बनवाया था। उसे याद आया कि उसने कार में बैठते समय एक कॉल की थी, लेकिन वो उस वक्त कार में थी और विवान बाहर, इसलिए उसे कुछ सुनाई नहीं दिया, तभी उसने ये सब इंतजाम कर दिया होगा। समीक्षा का दिल भर आया। वो इंसान जिससे वो कुछ वक्त पहले तक नफरत करती थी, आज बिना किसी मतलब के उसकी देखभाल कर रहा था। उसने अपने आंसुओं को छुपाने के लिए जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया। विवान ने उसे खाते हुए देखा और उसकी प्लेट में और ज्यादा खाना परोसा। ऐसा नहीं था कि उसके दिल में ऑन कॉल 747 टैप टू एंटर सिर्फ प्यार था, शिकायत और गुस्सा उससे कहीं ज्यादा था। प्यार का तो उसे पता नहीं, लेकिन वो किसी भी हालत में उसे अपने पास रखना चाहता था। थोड़ी देर बाद उसने नजरें घुमाए और बोला, ठीक है, तुम खाओ, मुझे कुछ जरूरी काम है। इसके बाद रूम में जाकर सो जाना। ये कहकर वो वहां से चला गया। उसने कुछ खाया भी नहीं। समीक्षा को बुरा लगा। उसने उसे रोकना चाहा, लेकिन फिर कुछ सोचकर चुप हो गई।
उसी वक्त आदर्श के घर पर सभी दोस्त साथ बैठे ड्रिंक कर रहे थे। आदर्श ने समीक्षा के चेहरे को याद करते हुए कहा, आखिर विवान को इतनी अच्छी लड़की मिल कैसे गई। रुद्र ने आदर्श की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें भी अच्छी लगी। आदर्श ने थोड़ा सोचते हुए कहा, हाँ, मुझे समझ आ गया था कि वो अच्छी लड़की है, लेकिन विवान को मिल गई, वो भी इतनी आसानी से, ये बात मुझे हजम नहीं हो रही। अमन ने जवाब दिया, ये इतना आसान नहीं था। तुम्हें नहीं पता कि क्या क्या हुआ था। अचानक से आदर्श का चेहरा बिगड़ गया। उसकी पकड़ ग्लास पर और मजबूत हो गई और उसने कहा, आशिका। आशिका का नाम सुनते ही सब चौंक गए। वो तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। रुद्र बोला, आदर्श, उसकी शादी हो चुकी है। तुम्हें पता है कि तुम्हारे और विवान के बीच जो भी कुछ हुआ था, वो उसकी वजह से हुआ था। प्लीज, अब आशिका को भूल जाओ। आदर्श ने पूरे ग्लास को एक घुट में खत्म कर दिया और गुस्से में कहा, वो एक मामूली सा बॉडीगार्ड, उसका मुझसे क्या मुकाबला। विवान तो उस वक्त कह रहा था कि मेरे जैसे आदमी के साथ वो अपनी बहन का शादी नहीं करेगा। और अब क्या हुआ, उसका गुरूर एक सेकंड में चूर हो गया। अगर आशिका इस वक्त मेरे साथ होती तो वो बहुत ज्यादा खुश होती। उसे रानी बनाकर रखता मैं, लेकिन ये कहकर उसने अपने मुंह से मुट्ठी कसी। तभी रुद्र बोला, जो भी हुआ वो भूल जाओ। और वैसे ऑन कॉल फॉर ओएच लोग टैप टू एंटर भी, आशिका को तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अगर उसे थोड़ा भी प्यार होता तो हम सब तुम्हारा साथ देते, लेकिन वो तो तुमसे डरती थी। इसलिए इन बातों को छोड़ो। मैं नहीं चाहता कि अब दोबारा से थोड़ी सी शुरू हुई दोस्ती में भी झगड़ा हो। बड़ी मुश्किल से विवान थोड़ा नॉर्मल हुआ है, और वैसे भी उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम वो सब छोड़ दो। आदर्श के चेहरे के आगे अचानक आशिका का चेहरा आ गया और उसकी गर्दन पीछे की तरफ हो गई। वो बोला, इतनी आसानी से नहीं, मैं उसे नहीं भूल सकता। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं उन तीनों ने एक दूसरे पर नजर डाली। तभी रुद्र खड़ा हुआ और बोला, आज रात के लिए मैं यहीं रुक रहा हूं। मैं आर्यन के पास जा रहा हूं, सुबह होते ही निकल जाऊंगा। वहीं शौर्य भी खड़ा हो गया। शौर्य ने कहा, ठीक है, मैं तो घर जा रहा हूं। मुझे कल सुबह एक मीटिंग के लिए जाना है। अमन को काफी ज्यादा नशा हो चुका था, इसलिए वहीं लेट गया। थोड़ी देर बाद आदर्श खड़ा हुआ और अपने 10:34 कमरे में चला गया। उसके दिमाग में बार बार आशिका का चेहरा घूम रहा था, जिसके पास पहुंचने की उसे एक बार तो कोशिश करनी थी। वो कभी भी यहाँ नहीं आता, लेकिन जब आ गया तो उसे यकीन हो गया कि वो अपने आप को उस लड़की की यादों से आजाद नहीं कर पाया है। वो अपने बिस्तर पर लेटा ही था कि तभी उसका फोन बजा। फोन को कान में लगाकर उसने कहा, हाँ, क्या खबर मिली उसके बारे में। सामने से उसके आदमी ने कहा, बॉस, उसने रेड चेरी के गैंग को खत्म कर दिया, इतना पता लगा है कि वो आदमी बहुत खतरनाक है। आदर्श बोला, बेवकूफ, ये मैं भी जानता हूं कि वो खतरनाक है। एक ऐसा आदमी जो मुझे स्पेन से रातों रात यहाँ खींच लाया है, वो खतरनाक नहीं होगा तो और कौन होगा। मेरे सामने ऐसा कोई टिक नहीं पाया है, लेकिन वो आदमी सिकंदर है कौन। उसके आदमी ने जवाब दिया, हमें नहीं पता, लेकिन इतना जानिए कि सिकंदर उसका असली नाम नहीं है। आदर्श बोला, बेवकूफ, ये बात मुझे भी पता है। अब जल्दी से जल्दी उसका पता लगाओ और इस तरह से मुझे परेशान मत करो जब तक तुम उसका पूरा पता न लगा लो। ये कहकर उसने फोन काट दिया। वहीं हवेली में देविका इस वक्त सबसे ज्यादा मजे में थी। उसे हर वो चीज दी जा रही थी जिसके सपने उसने कभी देखे थे। उसके चारों तरफ नौकर नौकरानियां थे, महंगे कपड़े और सबसे अच्छी क्वालिटी का खाना, जो स्पेशल बाहर से उसके लिए इंपोर्ट करवाया जाता था। वो पहले से काफी ज्यादा मोटी हो गई थी और उससे लग रहा था कि अब विवान का पूरा परिवार उसके साथ है, क्योंकि वो उनके वारिस को जन्म देने वाली है। हो सकता है कि विवान का परिवार उसकी शादी उसके साथ करवा दे, और अगर ऐसा हुआ तब वो इस जगह तारांकन की महारानी बन जाएगी। रात के वक्त वो सो रही थी, तभी अचानक उसे वाइब्रेशन सुनाई दी। उसने वाइब्रेशन की आवाज सुनी और एकदम से जाग गई। उसने अपने तकिए के नीचे से फोन निकाला और धीरे से कान में लगाकर बोली, हेलो। सामने से गुस्से में आवाज आई, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी। देविका बोली, वो बात यह है कि उस वक्त यहाँ डॉक्टर आया था मेरे चेकअप के लिए, इसलिए फोन नहीं उठा सकी। जैसे ही सामने वाले आदमी ने उसकी बात सुनी, वो और गुस्से में आ गया। वो कौन सा डॉक्टर, तुम्हें क्या हुआ है। देविका बोली, डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। वो तो बस। इससे पहले कि देविका अपनी बात पूरी करती, सामने वाले ने कहा, कहीं उसने तुम्हें इंजेक्शन तो नहीं लगाया पेट के आसपास।
देविका ने तुरंत हाँ कहा, जिससे सामने वाले आदमी की बेचैनी और बढ़ गई। उसने कहा, बेवकूफ लड़की, तुम्हारे जैसे बेवकूफ मैंने नहीं देखे। वो आदमी जरूर तुम्हारा पैटर्निटी टेस्ट करवा रहा होगा। अब सच सामने आने में देर नहीं लगेगी। देविका डर से कांप गई। उसने कहा, लेकिन पैटर्निटी टेस्ट तो बच्चा होने के बाद होता है ना। तब तक हमारा काम भी पूरा हो जाएगा। आदमी गुस्से में बोला, मैंने तुम्हें यही बताने के लिए कॉल किया था कि वो जरूर ऐसा कुछ कर सकता है, लेकिन तुम उसे ऐसा करने मत देना। कहना कि तुम्हें एलर्जी है, वरना उसे सब पता चल जाएगा। लेकिन तुमने मेरा फोन नहीं उठाया। देविका घबरा गई और बोली, अब क्या होगा? वो आदमी बोला, मैं देखता हूं, आगे बात करके क्या हो सकता है। और आइंदा से ऐसी बेवकूफी भरी हरकत मत करना, वरना तुम्हें नहीं पता तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। ये कहकर उसने फोन काट दिया। वहीं प्रेरणा देविका के कमरे के बाहर खड़ी थी और दरवाजे से कान लगाए हुए थी। जब देविका की बात खत्म हो गई, तब प्रेरणा वहां से हट गई और जाते जाते बड़बड़ाई, इतनी रात को ये किससे बात कर रही थी, और ठीक से कुछ सुनाई भी नहीं दिया। वहीं रात के समय विवान स्टडी रूम में था और उसके सामने एक लैपटॉप रखा हुआ था, जिसमें वो हवेली की सीसीटीवी फुटेज देख रहा था। तभी उसे कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसे सीसीटीवी फुटेज को देखकर विवान की आंखें लैपटॉप की स्क्रीन पर जम गईं। काफी देर तक उसे देखने के बाद उसने लैपटॉप बंद कर दिया। तभी उसका फोन बजा और फोन करने वाले का नाम देखकर उसने फोन उठा लिया। फोन उठाने के बाद सामने वाले ने कहा, विवान, डीएनए रिपोर्ट पॉजिटिव है। विवान के एक्सप्रेशन नहीं बदले। ऐसा लगा जैसे उसे ऐसा ही होने की उम्मीद थी। उसके एक्सप्रेशन में किसी भी तरह का बदलाव नहीं आया। ठीक है, समझ गया, विवान ने कहकर फोन काट दिया। शौर्य ने हैरानी से कटे हुए फोन को देखा। विवान के इतने नॉर्मल रिएक्शन देखकर उसे भी हैरानी हुई। उसने कंफ्यूज होकर फोन वापस टेबल पर रख दिया। 10:38 हुई गो। वहीं अगले दिन जब समीक्षा की नींद खुली, तो उसने देखा कि विवान सोफे पर सामने बैठा हुआ काम कर रहा था। उसके हाथों में लैपटॉप था और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा कठोर थे। वो इस वक्त काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। उसने सुना था कि काम करता हुआ आदमी सबसे ज्यादा हैंडसम लगता है, और उसने देख भी लिया। वो काफी देर तक उसे देखती रही। विवान ने जब महसूस किया कि समीक्षा उसे देख रही है, उसने एकदम से नजरें ऊपर उठाकर देखा। ये देखकर समीक्षा ने अपना चेहरा घुमा लिया और वैसे उठने की कोशिश करने लगा। तभी विवान बोला, रुक जाओ। समीक्षा ने बार बार पलकें झपकाकर विवान को देखा और पूछा, क्यों? विवान बोला, तुम्हें डॉक्टर चेक करने के लिए आ रहा है। समीक्षा को नहीं लगा था कि विवान उसके लिए डॉक्टर को बुला देगा। वो बस उसे देखती रही, लेकिन फिर उसके कहने पर बिस्तर से उठ गई। वहीं थोड़ी देर में डॉक्टर उसके पास था। डॉक्टर ने उसे चेक करना शुरू किया। समीक्षा का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो प्रेग्नेंट थी, इतनी कम उम्र में, जो वो बिल्कुल नहीं चाहती थी, वो भी एक ऐसे इंसान के बच्चे के साथ, जिसे वो जानती तक नहीं थी। वो अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी उसने अपने पेट में तेज दर्द महसूस किया। उसने नीचे देखा तो डॉक्टर ने उसके पेट पर इंजेक्शन लगाया था। समीक्षा को बहुत ज्यादा हैरानी हुई, लेकिन उसने फिर भी अपना मुंह बंद रखा, क्योंकि इस वक्त उसके पास इससे भी कई जरूरी सवाल थे, और सबसे जरूरी था इस बारे में सोचना कि वो क्या करेगी अगर आगे जाकर विवान ने उसे छोड़ दिया। उसे अभी से ही सब चीजों के बारे में सोचकर चलना होगा। अपने ख्यालों से वो तब वापस आए जब विवान ने तारांकन कहा, अब तुम उठ सकती हो। समीक्षा ने अपने आसपास देखा तो वहां डॉक्टर मौजूद नहीं था। उसने विवान को एक नजर देखा और वो जल्दी से खड़ी हो गई और बाथरूम की तरफ चली गई। विवान ने गहरी सांस ली। वो समीक्षा के बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाना चाहता था, इसलिए उसने डॉक्टर को बुलाया था। लेकिन ये सब उसने किसी को बताया भी नहीं था। उसके लिए ये बहुत जरूरी था। पता नहीं क्यों, लेकिन वो जल्दी से रिपोर्ट के आने का इंतजार कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ आशिका इस वक्त बाहर गार्डन में तार पर कपड़े डाल रही थी। देवांश अपने काम से बाहर गया हुआ था, और समीक्षा की मां भी उसकी मौसी के घर काम से बाहर गई हुई थी। आराम से कपड़े डालते हुए वो गुनगुना रही थी कि तभी उसे पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। उसे सुनकर उसके हाथ में मौजूद कपड़ा, जिसे वो तार पर डालने वाली थी, कसकर पकड़ लिया। ये आवाज आशिका का नाम पुकार रही थी, लेकिन वो उस आवाज को बहुत अच्छे से जानती थी। उसने पीछे मुड़कर कंफर्म करने के लिए देखा कि जो वो सुन रही है तारांकन वो सही है या नहीं, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वो हैरान रह गई। ऐसा नहीं हो सकता था।
वो इंसान उसके सामने नहीं हो सकता था। ये आदर्श था। आदर्श बैनर्जी, इस इंसान को वो देखना तक पसंद नहीं करती थी। आशिका को कपड़े डालते हुए देख आदर्श को हैरानी हुई। वो लड़की जो कभी पानी का गिलास तक नहीं उठाती थी, आज किसी के कपड़े धो रही थी। आदर्श की मुट्ठी कस गई, वहीं आशिका उसे देखकर काफी डर गई थी। आदर्श बोला, आशिका, तुमने अपना क्या हाल बना लिया है? मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता, अब मेरे साथ चलो। आशिका ने डर के मारे अपनी गर्दन ना में हिला दी और कहा, नहीं, मैं देवांश को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं सिर्फ उसी के साथ रहूंगी। ये देखकर कि आशी 5 तैयार नहीं है, आदर्श का गुस्सा बढ़ एक बात करने के लिए भी। उसने कहा, तुम अभी भी वैसे की वैसे हो। मैंने कहा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। ये क्या हाल बना लिया है तुमने अपना? क्या तुम प्यार में अंधी हो गई हो? अभी तो तुम्हें ऐसा लगता है जैसे तुमने जन्नत जीत ली है, लेकिन बाद में तुम्हें एहसास होगा कि ये इतना अच्छा फैसला नहीं था। जब तक तुम्हें ये एहसास होगा उस वक्त तुम्हारी सारी की सारी प्यार की हिकड़ी निकल जाएगी। आशिका के चेहरे पर आदर्श का डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन वहां कोई भी नहीं था और इसलिए उसे खुद ही आदर्श का सामना करना था। उसने गहरी सांस ली और आदर्श की आंखों में देखते हुए कहा, आपको मेरी जिंदगी की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जो जिंदगी मैं जी रही हूं वो मेरे लिए अच्छी है और मैं खुश हूं, इसलिए प्लीज यहां से चले जाइए। मुझे आपकी किसी भी मदद की जरूरत नहीं है। आदर्श जानता था कि वो ऐसे ही जवाब देगी। उसने कहा, आशिका, मैंने कहा ना कि मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें आज अपने साथ लेकर ही जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुम्हें इस तरह से नहीं देख सकता। ये कहकर वो आशिका की तरफ बढ़ने लगा ताकि उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जा सके। आशिका डर के मारे पीछे हटने लगी। अगर वो प्रेग्नेंट नहीं होती तो वो जरूर उसका सामना करती, लेकिन वो प्रेग्नेंट थी और उसे अपने बच्चे का ख्याल रखना था। वो इस तरह से उससे नहीं लड़ सकती थी। वो डरते हुए बोली, दूर हटो आदर्श। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अगर भाई को पता लग गया तो आपको पता है वो आपके साथ क्या करेंगे। आदर्श के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने कहा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। उसके साथ पहले ही बहुत बुरा हो रहा है। उसके अपने दोस्त ही उसे धोखा दे रहे हैं। आशिका को ये सुनकर विवान की बहुत चिंता हुई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आदर्श के इस इशारे का क्या मतलब था। उसने पूछा, क्या मतलब? आदर्श बोला, तुम्हें इससे कुछ लेना देना नहीं है, और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। आशिका डर के मारे दीवार के पास सिमट गई और बोली, नहीं प्लीज आदर्श, यहां से चले जाइए। लेकिन इससे पहले कि आदर्श कुछ बोल पाता, किसी ने पीछे उसके सिर पर जोर से वार कर दिया। आशिका ने देखा कि आदर्श अब उसके पास पहुंचने ही वाला था, लेकिन अब वो जमीन पर गिर चुका था। आदर्श गिरने से पहले पीछे मुड़ा और एक लड़की का खूबसूरत चेहरा उसके सामने आया। ये ईशाना थी, जो कॉलेज जाने के लिए कुहू के घर आई थी। उसने तभी देवांश के घर से आती हुई कुछ आवाजें सुनी और वहां झांकने से वो खुद को रोक नहीं पाई। जब उसने आदर्श के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने कहा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। उसके साथ पहले ही बहुत बुरा हो रहा है। उसके अपने दोस्त ही उसे धोखा दे रहे हैं। आशिका को ये सुनकर विवान की बहुत चिंता हुई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आदर्श के इस इशारे का क्या मतलब था। उसने पूछा, क्या मतलब? आदर्श बोला, तुम्हें इससे कुछ लेना देना नहीं है, और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। आशिका डर के मारे दीवार के पास सिमट गई और बोली, नहीं प्लीज आदर्श, यहां से चले जाइए। लेकिन इससे पहले कि आदर्श कुछ बोल पाता, किसी ने पीछे उसके सिर पर जोर से वार कर दिया। आशिका ने देखा कि आदर्श अब उसके पास पहुंचने ही वाला था, लेकिन अब वो जमीन पर गिर चुका था। आदर्श गिरने से पहले पीछे मुड़ा और एक लड़की का खूबसूरत चेहरा उसके सामने आया। ये ईशाना थी, जो कॉलेज जाने के लिए कुहू के घर आई थी। उसने तभी देवांश के घर से आती हुई कुछ आवाजें सुनी और वहां झांकने से वो खुद को रोक नहीं पाई। जब उसने आपको परेशान क्यों कर रहा था? आशिका ने अपने होंठ काट लिए। वो उसे क्या बताएगी? इससे पहले कि वो कुछ कहती, ईशाना बोला, ठीक है, मैं समझ गई। आप बताने के लिए कंफर्टेबल नहीं है। कोई बात नहीं, लेकिन अब आप मुझे बताइए कि इसका क्या करना है। इससे पहले कि आशिका जवाब दे पाती, कुहू भी वहां आ गई। जैसे ही उसने जमीन पर एक आदमी को लेते हुए देखा, उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। ये कौन है? उसने पूछा। आशिका बहुत ज्यादा घबरा गई थी। वो क्या जवाब देगी कि आदर्श वहां क्यों आया था। इससे पहले कि वो कोई जवाब दे पाती, ईशाना बोली, अरे ये शराबी है और यहाँ गलती से घुस आया है। चलो इसे बाहर कूड़े के ढेर पर फेंक देते हैं।
कुहू ने उसके चेहरे को देखा जो एकदम परफेक्ट था और उसका महंगा सूट जो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव लग रहा था। वो बोली, इतना हैंडसम शराबी। 10:42 हुई गो। ईशाना ने उसके कंधे पर हल्का सा थपथपाया और कहा, ये मत देखो कि वो कितना हैंडसम है, ये देखो कि वो शराबी है। चलो अब हमारी मदद करो उसे कूड़े के ढेर पर फेंकने के लिए। आशिका ने ईशाना की तरफ आभार भरी नजरों से देखा। ईशाना ने आंखों से उसे शांत रहने का इशारा किया। वो जानती थी कि आशिका अंदर से डरी हुई है। चलो ठीक है, इस शराबी से दूर रहते हैं। ऐसे शराबी सच में हमारे मोहल्ले के लिए ठीक नहीं है। लगता है ये शराबी मोहल्ले में नया है। उन तीनों ने बड़ी मुश्किल से उसे खिसकाते हुए बाहर कूड़ा और अगले दिन न जहां मोहल्ले वाले कूड़ा फेंकते थे मां की गाड़ी कूड़ा ले जाती थी वहां फेंक दिया। जल्दी से वहां से निकल गए क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी। चलते चलते पीछे मुड़कर कुहू ने उस आदमी को देखा और कहा, पता नहीं इस आदमी ने कितनी शराब पी रखी है कि होश नहीं आ रहा है। वहीं ईशाना और आशिका को उस वक्त हंसी आ रही थी, लेकिन उन्होंने किसी तरह अपनी हंसी कंट्रोल की। घर के गेट के बाहर पहुंचने के बाद दोनों ने आशिका को बाय कहा। कुहू के छोटे से गार्डन में आकर लगे हुए नके से उसने अपने हाथ पैर साफ किए और फिर कॉलेज के लिए निकल गई। वहीं आशिका घर आ गई और उसने भी जल्दी से खुद को साफ कर लिया। उसके बाद जो हंसी उसने दबा रखी थी वो बाहर आ गई और जोर जोर से हंसने लगी। लेकिन कुछ देर बाद उसकी हंसी गायब हो गई और उसने अपना सिर पकड़ते हुए कहा, वो आदमी दोबारा भी आ सकता है। अब मैं क्या करूं? क्या मुझे देवांश को इसके बारे में बताना चाहिए? अगर उसे बाद में पता लगा तो वो बहुत गुस्सा करेगा। रे में सोच ही रही थी कि उसे दरवाजे पर बेल सुनाई 50 लगा कि कहीं वापस से आदर्श तो नहीं आ गया। लेकिन जब उसने दरवाजे पर देवांश को देखा तो उसने राहत की सांस ली और जैसे ही वो अंदर आया उसके गले लग गई। इस तरह अचानक से उसके गले लगने से देवांश भी हैरान था। उसने उसे वापस से गले लगा लिया और उसके बालों को सहलाते हुए पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे बस तुम्हारी याद आ रही थी, आशिका ने कहा। देवांश ने उसे खुद से दूर किया और उसके माथे पर किस करते हुए कहा, अभी तो गया था और इतनी जल्दी तुम्हें याद भी आ गई। आशिका को लगा कि उसका झूठ पकड़ा जाएगा, इसलिए उसने वापस उसके गले लगते हुए कहा, क्यों, मुझे तुम्हारी याद नहीं आ सकती? देवांश मुस्कुराते हुए बोला, हाँ आ सकती है। वो काफी करीब थे। देवांश को एक अजीब और अचानक से आशिका ने सा एहसास महसूस किया कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा था। वो एकदम उससे दूर हो गई और बोली, देवांश, मैं प्रेग्नेंट हूं। देवांश को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने अपने सिर को झुकाते हुए कहा, आई एम सॉरी। आशिका ने अपनी गर्दन लाचारी से हिला दी और कहा, आओ, मैंने खाना बनाया है, मिलकर खाते हैं। पाए देवांश ने सिर हिला दिया और उसके साथ डाइनिंग टेबल पर आ गया। अचानक उसे कुछ याद आया और वो बोला, तुम खाना लगाओ, मैं अभी आता हूं। उसने फोन डाइनिंग टेबल पर रख दिया और आशिका ने खाना लगाने के बाद जैसे ही बैठी, उसने देखा कि देवांश का फोन बज रहा था और उसमें किसी का मैसेज आया था। उसने यूं ही फोन उठाकर देख लिया और जब उसने वो मैसेज पढ़ा जो उस पर फ्लैश हो रहा था, उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। आशिका ने जैसे ही देवांश के फोन पर मैसेज को देखा, उसके आंखें छोटी हो गई। उसने सोचा उसने कुछ गलत मैसेज में पढ़ लिया था। उसने फिर ठीक से पढ़ने के लिए उसने देवांश के फोन को अपनी तरफ खींच लिया और फिर देवांश का फोन उठाकर ठीक से वो मैसेज पढ़ने लगी। उसने देखा कि ये मैसेज किसी ए नाम के बंदे ने किया था। उसने फिर उस मैसेज पर क्लिक किया और उसे पूरा मैसेज दिखाई देने लगा, जिसमें लिखा था, तुम्हारा प्लान मुझे अच्छा लगा, विवान के खिलाफ ये काफी अच्छा प्लान हो सकता है लेकिन इससे विवान की जान को खतरा भी हो सकता है। क्या हमें इसे एग्जीक्यूट करना चाहिए? आशिका उस मैसेज को बार बार पढ़ रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो असली है या नहीं। ये एक कौन इंसान हो सकता है? उसे यकीन नहीं हो रहा था कि देवांश विवान को किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच सकता है। तभी आशिका को देवांश के आने की आहट सुनाई दी और जल्दी से देवांश का फोन रखकर खाना खाने लगी। जब देवांश वापस आया, उसने डाइनिंग पर अपने फोन को देखा तो बोला, ओ, मेरा फोन मैंने यहाँ रख दिया था। मुझे लगा मैंने अपना फोन कहीं और छोड़ दिया। उसने कहा, लेकिन आशिका ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वो आराम से खाना खाने में बिजी थी। उसने एक नजर ऊपर उठाकर भी देखा लेकिन देवांश ने उसकी नजर को नोटिस नहीं किया। अचानक से बीच में आशिका ने बात करते हुए कहा, मुझे भाई की याद आती है, मेरा मन करता है उनसे मिलने का, उन्हें देखने का।
देवांश ने खाना खाते हुए उसकी तरफ देखा और कहा, मैं समझ सकता हूं, लेकिन तुम्हें पता है कि हमें वहां आने नहीं दिया जाएगा, इसलिए कोई फायदा नहीं ये सब सोचकर। आशिका ने कहा, हाँ ठीक कह रहे हो, लेकिन फिर भी वो मेरा परिवार है, मुझे कभी कभी बहुत याद आती है, खासकर विवान भाई की। देवांश ने अपनी चाय नीचे रखी और आशिका के हाथ को पकड़ लिया। उसके बाद उसने उसके हाथ को धीरे से अपनी तरफ खींचा और उस पर किस करते हुए कहा, चिंता मत करो, तुम उस परिवार की बेटी हो। आखिर कब तक तुम्हारा परिवार तुमसे गुस्सा रहेगा? एक दिन वो सब खुद यहाँ पर आएंगे और तुम्हें अपने घर आने के लिए कहेंगे। चिंता मत करो, सब कुछ एक दिन ठीक हो जाएगा। बस अभी के लिए उनसे मिलने का ख्याल छोड़ दो। आशिका ने बस गर्दन हिला दी और देवांश बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा था। पहले वो विवान के नाम पर भड़क जाता था क्योंकि जो विवान ने समीक्षा के साथ किया था उससे देवांश आज तक नाराज था, लेकिन अब वो एकदम से बदल गया जिस वजह से आशिका अब परेशान हो गई थी। वो देवांश से पूछना चाहती थी लेकिन उसे बिना सबूत के देवांश पर शक नहीं करना चाहिए। हो सकता है उसने मैसेज को गलत समझ 10:46 लिया हो या फिर किसी ने जानबूझकर उसे मैसेज भेजा हो। वहीं देवांश अब खाना नहीं खा रहा था, बल्कि उसे देख रहा था। उसने 5 मिनट बाद उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ आशिका, कुछ ठीक तो है ना? आशिका उसके मैसेज के बारे में सोच रही थी। वो उस पर यकीन करना चाहती थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसे यकीन नहीं हो रहा था। जितना भी वो खुद को यकीन दिलाना चाहती, उसका दिल मानने से मना कर देता। उसने तुरंत अपना ध्यान हटाया और कहा, नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है। देवांश को ये अजीब लगा, लेकिन ये सोचकर कि वो प्रेग्नेंट है और उसके मूड स्विंगर्स हो सकते हैं, उसने इसे जाने दिया। कुछ देर बाद देवांश ने अपना फोन उठाया और अपने कमरे के साथ वाले कमरे में चला गया जहां अक्सर वो काम करता था। अब जाकर उसने अपना फोन खोला और उसमें उसे ए नाम से आए मैसेज को पढ़ा। जैसे ही उसने मैसेज 10:47 पढ़ा, उसकी आंखें छोटी हो गईं। क्या ऐसा हो सकता था कि आशिका ने मैसेज पढ़ लिया हो? तभी वो कुछ देर पहले अजीब सी हरकत कर रही थी। लेकिन अगर वो मैसेज को पढ़ लेती तो उसे इस बारे में बात करती। जहां तक वो जानता था, वो इस तरह से चुप रहने वालों में से नहीं थी। देवांश ने कुर्सी पर अपना सर पीछे किया और कहा, विवान बजाज, ये तो अच्छा हुआ कि मेरी बहन को कुछ नहीं हुआ, वरना तुम्हें मैं आज ही भगवान के पास पहुंचा देता। देवांश को उस आदमी की वजह से पता चल गया था कि समीक्षा ठीक थी। नहीं तो वो विवान के घर जाने वाला था। देवांश ने फिर ज्यादा नहीं सोचा और अपना काम करने के लिए लैपटॉप में लग गया। उसका मॉल बनकर तैयार होने ही वाला था। काम का पूरे जोरों शोरों से चल रहा था। जो आदमी उसकी मदद कर रहा था, उसने उसके लिए कारीगर विदेश से बुलवाया था। उसका मॉल बजाज फैमिली के मॉल्स के बाद दूसरा सबसे अच्छा मॉल बनने वाला था, अगर काम इसी तरह से चलता रहा। थोड़ी देर काम करने के बाद देवांश वहां से मॉल के काम को देखने के लिए चला गया और उसके जाते ही आशिका उसके कमरे में आ गई। उसने जल्दी से उसका लैपटॉप ओपन किया, जो अभी देवांश ने बंद किया था। लेकिन उसमें उसके काम के अलावा कोई और चीज नहीं थी जिससे आशिका को संतुष्टि मिलती। लेकिन अभी जो सबसे जरूरी चीज थी, वो उसका फोन था। वहीं बाहर कुछ देर बाद आदर्श बेहोशी से जागा। वो अपना सर पकड़ते हुए धीरे से बैठ गया और उसे उस लड़की का चेहरा याद आया जिसने उसे मारा था। वो गुस्से में बोला, मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। तभी उसे बहुत जोर से बदबू का एहसास हुआ। उसने आसपास देखा तो वहां पर बहुत सारा कूड़ा पड़ा हुआ था। उसे देख उसकी आंखें छोटी हो गईं और वो तेजी से खड़ा हो गया। आसपास देखते हुए उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने अपने पैर को पटकते हुए कहा, मुझे कौन यहां लेकर आया? जिसने भी ये किया है, उसे तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो वहां से चला गया। वहीं 2 दिन बीत गए और अब डीएनए रिपोर्ट आने वाली थी। विवान अपने ऑफिस में अपनी चेयर पर आराम से बैठा हुआ था और बहुत गहरी सोच में था कि तभी उसका फोन बजा। फोन उठाते ही सामने वाले इंसान ने कहा, सर, रिपोर्ट पॉजिटिव है। वो आपका ही बच्चा है। जैसे ही विवान ने ये सुना, उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। समीक्षा के पेट में उसका बच्चा पल रहा था। ये शब्द सुनते ही उसके दिमाग में समीक्षा का चेहरा घूम गया। हाँ, वो वही लड़की थी जिसके साथ उसने वो रात बिताई थी। क्या होता अगर उसने डीएनए टेस्ट नहीं करवाया होता? अच्छा हुआ कि उसने ये फैसला कर लिया था वो सीसीटीवी फुटेज देखकर। एक गहरी सांस लेकर वो खड़ा हो गया और अपना ओवरकोट उठाया। इस वक्त वो समीक्षा को देखना चाहता था। वो सीधा घर गया और जहां उसे पता लगा कि समीक्षा तो कॉलेज गई हुई है,
जिससे उसका सारा मूड ऑफ हो गया। वहीं समीक्षा इस वक्त कॉलेज में थी। कॉलेज जाते ही ईशाना और कुहू ने उस पर सवालों की बरसात कर दी। कुहू बोली, तुम ठीक तो हो ना? ईशाना बोली, तुम्हें किडनैप करके कौन लेकर गया था? समीक्षा ने उनके सवालों को सुना और धीरे से कहा, अरे परेशान होने वाली बात नहीं थी। वो बस विवान का दोस्त था और विवान को परेशान करने के लिए ही उसने ऐसा किया था। ईशाना बोली, सच में वो विवान का दोस्त था? किसी के ऐसे पागल दोस्त कैसे हो सकते हैं? मुझे तो समझ नहीं आता कि ये बड़े लोग ऐसी हरकतें कर कैसे लेते हैं। अगर उनकी जगह हम जैसे लोग ऐसा करते तो अभी तक जेल की चक्की पीस रहे होते। कुहू ने कहा, सच में, पर ये तो बहुत एडवेंचरस है। तुम्हें तो मजा आया होगा। समीक्षा और ईशाना ने उसे अजीब नजरों से देखा और कुहू ने जीभ निकाल दी। वहीं समीक्षा अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। उसके बाद वो तीनों क्लासेस लेने चली गई, लेकिन पूरी क्लास में भी अपनी सोच में थी। वो ठीक नहीं थी। जहां क्लासेस के बीच में ईशाना और कुहू आपस में चुगलीबाजी कर रहे थे, वहीं समीक्षा शांत बैठी हुई थी। पूरी क्लासेस के दौरान वो एक बार भी नहीं बोली थी। जब वो क्लासेज खत्म करके गेट के बाहर निकली और गेट पर पहुंची, तब भी समीक्षा शांत ही थी। अब कुहू और ईशाना दोनों आपस में धीरे से बात कर रहे थे। कुहू ने ईशाना को कोहनी मारते हुए धीरे से कहा, अरे समीक्षा को क्या हो गया? ये तो जब से आए हैं अपने ख्यालों में खोई हुई है। उन्होंने 2 बार उसे आवाज भी दी थी, लेकिन समीक्षा इतनी गुम थी कि उसने सुनी भी नहीं। कुहू की बात का जवाब देते हुए ईशाना बोली, पता नहीं, कुछ तो प्रॉब्लम है, वरना समीक्षा ऐसी नहीं है। वो दोनों भी उसके लिए परेशान हो गए। अचानक से एक ठंडी हवा का झोंका आया, क्योंकि इस वक्त अब सर्दियों का मौसम शुरू हो गया था। बिना स्वेटर के उन तीनों को एकदम से ठंड लगने लगी। कुहू ने कहा, आज तो कुछ ज्यादा ही ठंड बढ़ गई है। ईशाना बोली, मैं तो कल से स्वेटर पहन कर आऊंगी। समीक्षा को भी अचानक से बहुत ज्यादा ठंड लगी, तभी उनके सामने एक लग्जरी कार आकर रुकी। सभी के बीच से गुजरते हुए वो कार एक जगह खड़ी हो गई, और सभी स्टूडेंट्स उसे देखने लगे। इतनी लग्जरी कार, जिसकी पूरी दुनिया में सिर्फ 5 ही मॉडल बने थे, और उनमें से एक मॉडल उनके कॉलेज के सामने था। उसमें से एक आदमी निकला, जिसकी हाइट कम से कम 6 फीट होगी। उसके चेहरे पर गंभीरता थी और उसने एक बिजनेस सूट पहना हुआ था। बाहर निकलते ही सब लोग हैरान रह गए। समीक्षा ने भी उस आदमी की तरफ देखा और हैरान रह गई। आज तो विवान पहचान में भी नहीं आ रहा था। वो बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। उसके चेहरे पर अलग ही चमक थी। जब से उसे समीक्षा की प्रेगनेंसी के बारे में पता लगा था, तब से ये चमक कहीं गायब सी हो गई थी। वो समीक्षा के पास आया और उसने अपना कोट उतारकर समीक्षा के कंधे पर रख दिया। उसे देख रहे लोगों को अंदाजा नहीं था कि वो कौन है, लेकिन जो भी कमाल का था, समीक्षा बस उसे देखती थी। उसने एक बार भी पलकें नहीं झपकाई थी। वो दोनों साथ में खड़े हुए एकदम परफेक्ट लग रहे थे, जैसे एक दूसरे के लिए ही बने हो। कुहू ने गले को साफ किया और उन दोनों की तरफ देखकर कहा, अरे समीक्षा, जीजू को घूरना बंद करो, वरना कल के न्यूज़पेपर में खबर बन जाती कि कॉलेज के बाहर एक लड़की ने एक हैंडसम लड़के को टॉर्चर किया। समीक्षा ने शर्मिंदगी से अपनी नजर नीची कली और विवान ने उसे खुद के करीब कर लिया। उसने उसके कंधे पर अपनी बाजू रखी हुई थी। समीक्षा चुपचाप उसके पास खड़ी थी और इस बात से सुकून महसूस कर रही थी कि वो उसके पास था। विवान बोला, चले। समीक्षा ने अपनी गर्दन हिला दी और जाते जाते समीक्षा ने ईशाना और कुहू को बाय कहा। ईशाना और कुहू ने जाते हुए समीक्षा को देखा और महसूस किया कि विवान और समीक्षा साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे। आज उन्हें अपने सिंगल होने पर पछतावा हो रहा था। आज के लिए इतना ही। आगे की कहानी सुनने के लिए अगला भाग देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें।